अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली ना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख रहे हैं जो कि वेरिएबल डिक्लेरेशन के एतबार से है। तो अगर हम वेरिएबल को हम्म। डिक्लेयर करते हैं, हम उसी वक्त करते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर जब हमें कोई डेटा स्टोर करवाना होता है और हम डेटा की नोयत को देखते हैं कि हमें डेटा किस एतबार का स्टोर करवाना है, और उसी लिहाज से हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, मेमोरी के अंदर मुझे स्पेस मिल जाए यानी कि वेरिएबल बन जाए, उसके लिए मुझे दो चीजें लिखनी पड़ती हैं। स्टार्टिंग में उसकी लिखनी पड़ती है डेटा टाइप, और फिर मुझे लिखना पड़ता है वेरिएबल का नाम। ठीक है, अब सी प्लस प्लस के अंदर अगर हमें फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्टोर करना है 5, तो मैं ऑब्जर्व करूंगी कि अच्छा 5 का जो टाइप है, इसका टाइप क्या है। तो मैंने ऑब्जर्व किया इसका जो टाइप है ना, दैट इज इंटीजर। ठीक है, अगर मुझे 5 को स्टोर करना है तो मुझे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल चाहिए। इस डेटा आता ए, या फिर हमारे पास आता लेट से कैपिटल ए, तो इसके नतीजे में ये किस टाइप का डेटा होता है, करेक्टर टाइप का। इसी तरीके से अगर मेरे पास डेटा आता है 4.4, तो इसके जो टाइप है दैट इज फ्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं ना 4.4 को, बट इसके लिए जो हमारे पास टाइप इस्तेमाल किया जाता है उसको हम फ्लोट कहते हैं, या फिर हम डबल में यूज कर सकते हैं। फ्लोट और डबल दोनों ही पॉइंट्स में वैल्यू को स्टोर करते हैं। पॉइंट के बाद कितनी ज्यादा वैल्यूज आएंगी, अगर तो बहुत ज्यादा वैल्यूज हैं जो कि फ्लोट की स्पेस से बाहर जा रही हैं, तो फिर डबल जो है वो उनको ऑक्यूपाई कर लेता है, क्योंकि डबल का जो मेमोरी होता है वो फ्लोट से दुगना होता है। ठीक है, बाकी इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसके अलावा हमारे पास अगर डेटा आता है फॉर एग्जांपल जैसे कुछ कुछ भी आता है स्ट्रिंग के फॉर्म में आता है, तो उसके लिए भी हम देखते हैं कि हमारा डेटा किस नोयत का है, और हम उसी एतबार से जो है वो वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डेटा टाइप्स हैं जो हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स होती हैं जो कि बूलियन होती हैं, यानी कि यस या नो में जवाब देते हैं। तो जब हमारे पास 0 या 1 आता है, ऑल्दो कि अगर मैं 0 और 1 को देखूं तो ये इंटीजर ही बन रहे हैं। इंटीजर्स के अंदर तो 2 3 4 5 और भी वैल्यूज आ सकती हैं, बट मैं चाहती हूँ कि स्पेसिफिकली मेरे पास सिर्फ दो फ्लैग वैल्यूज हो, या सिर्फ दो पॉसिबल आंसर्स हैं, यस या नो के। तो यस को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं बैकग्राउंड पे, और नो को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब मैंने स्पेसिफिकली सिर्फ मेरे पास दो ही रास्ते मैंने बनाने होते हैं, तो उस केस में हम जो डाटा टाइप इस्तेमाल करते हैं दैट इज बूलियन। जब एज अ प्रोग्रामर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे लेट्स से कि मैं पहला वाला केस ले लेती हूँ, इंटीजर वाला, तो मैंने 5 को सेव करना है। तो सबसे पहले 5 को सेव करने के लिए मैंने देखा कि अच्छा 5 किस नोयत का है। मैंने देखा कि 5 के जो टाइप है दैट इज इंटीजर, इट मीन्स कि मुझे इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाना है। तो मैं यहाँ पे सी प्लस प्लस में इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम जो डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं दैट इज इंट। तो हम इंट लिखते हैं और आगे वेरिएबल का कोई भी हम नाम रख देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने मीनिंगफुल रख दिया नाम नम के नाम से। सही है, तो यहाँ मैंने ना की है वेरिएबल की डेक्लरेशन। डेक्लरेशन से मुराद होता है कि वेरिएबल मेमोरी में बन गया। न्यूली क्रिएटेड वेरिएबल को जब हम देखते हैं, यानी कि अभी जो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, तो उसके अंदर क्योंकि मैंने वैल्यू अभी कोई फीड करवाई नहीं है, कोई उसके अंदर रखवाई नहीं है, कोई इनिशियलाइजेशन की नहीं है इस वेरिएबल की, तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट ना गार्बेज वैल्यू पड़ी होती है। अच्छा, गार्बेज वैल्यू जो होती है ना, गार्बेज का मतलब ये नहीं होता कि शायद अंदर गंद पड़ा होगा। बेसिकली एक इनवैलिड सी वैल्यू होती है। अगर तो मैं ये विजुअल स्टूडियो जो कि सी प्लस प्लस का एक बड़ा ही फेमस आईडीई है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम सी प्लस हम्म। प्लस में कोडिंग कर सकते हैं, इसके ऊपर अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर करके, और मैंने इसमें कोई भी इनिशियलाइजेशन की नहीं है यानी वैल्यू सेव करवाई नहीं है, अगर मैं यहीं पे इसका रिजल्ट डिस्प्ले करवाने की कोशिश करूंगी, तो वो मुझे वार्निंग देगा कि भाई आप एक वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं जिसकी आपने इनिशियलाइजेशन की नहीं है। ठीक है, तो ये एरर आ गया। और अगर मैं इस एरर को नोट करूं तो वो कह रहा है भी अनइनिशियलाइज लोकल वेरिएबल, यानी आपने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया ही नहीं है, तो आप उसकी क्या ही वैल्यू देखना चाहते हैं। अच्छा, जब हमने इसको डिक्लेयर किया यहाँ पर, तो अगर मैंने इसके अंदर 5 सेव करना है तो मैं लिखूंगी वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू 5। तो ये यहाँ पे हमने की है बेसिकली इनिशियलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन की है। अच्छा, मैं ये दोनों काम जो है वो मैं इकट्ठे भी एक ही लाइन में भी कर सकती हूँ, जैसे कि इंट नम इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे वेरिएबल की डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों एक ही लाइन में हुई हुई है। ठीक है, जाहिर है हम एट अ टाइम कोई एक ही चीज को हम फॉलो कर रहे होंगे। और अगर मैं मजीद प्रिसाइसली देखूं तो मेरे ख्याल से एक लाइन के अंदर जो मैंने काम किया है वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि एक ही लाइन में मैंने कंपाइलर को दो टास्क दिए हैं कि वेरिएबल क्रिएट भी कर देना और उसमें 5 भी रखवा देना। तो वो जैसे ही सेमीकोलन से पहले उसको दो टास्क मिल गया, वो दोनों टास्क इकट्ठे परफॉर्म करके आएगा। यहाँ पे कंपाइलर को क्या करना पड़ेगा, पहले वो सेमीकोलन देखेगा, पहले वो कहेगा मुझे एक टास्क मिला है, वो मेमोरी बना के फिर से वापस मेरी फाइल में आएगा। फिर वो आगे जाएगा, कहेगा अच्छा वो जो मेमोरी मेमोरी अभी मैं बना के आया हूँ वापस उसी के पास जाके मैंने इसमें 5 सेव करना है। तो बजाय इसके कि उसको बार बार जाना पड़े, हम कहते हैं यार वेरिएबल बना भी देना और उसी वेरिएबल में 5 भी रखवा देना, तो वो एक साथ ही दोनों काम कर लेता है। ठीक है, अगर मैं इस वेरिएबल को बड़े गौर से ऑब्जर्व करूँ ना, तो वेरिएबल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अच्छा, अब यहाँ से जरा ध्यान से सुनना पड़ेगा, ये तो खैर आसान चीजें थी जो मैंने पहले इतना लंबा बोला। अब वेरिएबल की ना कुछ चीजें होती हैं स्पेसिफिकली। एक होता है वेरिएबल का डाटा टाइप, जो कि प्रोग्रामर को पता ही होता है, जो कि सामने लिखा होता है। ठीक है, दूसरा होता है उसका नाम। नाम भी प्रोग्रामर खुद रखता है।
इसके अलावा ये जो 5 था इसको हम वेरिएबल का डेटा या कंटेंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ना एक बड़ी जरूरी चीज होती है, वो ये होती है कि जब ये वेरिएबल बैकग्राउंड पे इसकी मेमोरी बनी होगी, तो इसकी मेमोरी कितनी बनी होगी ये डिपेंड करता है उस वेरिएबल की टाइप के ऊपर। तो वेरिएबल मेमोरी के अंदर कितनी जगह लेगा, इट डिपेंड्स ऑन डेटा टाइप। जैसे इस केस में जो मेरा इंटीजर है, अच्छा कुछ लोग पूछते हैं कि अगर हमारे पास इंट नाम का एक वेरिएबल है तो बैकग्राउंड में कितने साइज की मेमोरी बनी होगी, तो लोग कहते हैं 4 बाइट्स। लेकिन ये 4 बाइट बनेगा, 2 बाइट बनेगा, टोटली डिपेंड्स ऑन प्लेटफॉर्म या आर्किटेक्चर इस्तेमाल कर रही हूँ, उस आर्किटेक्चर की एड्रेसिंग स्पेस पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर इंटीजर टाइप का वेरिएबल कितने साइज का बनेगा। यानी कि एज अ प्रोग्रामर अगर यही वाली फाइल मैं एक 32 बिट वाले कंप्यूटर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चलाऊंगी तो इंटीजर 4 बाइट का बनेगा, सही है। अगर मैं यही फाइल 16 बिट वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाऊंगी तो उसमें 2 बाइट का बनेगा, क्योंकि एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है ना, तो 16 बिट वाला कंप्यूटर 2 बाइट का इसके अंदर जो है वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट करेगा। स्टोरेज है यानी कि वेरिएबल का जो साइज है, असल में वेरिएबल बनता है बैकग्राउंड पे। तो कुछ चीजें तो प्रोग्रामर को पता होती है, जैसे नम है वो उसने खुद ही रखा है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं बैकग्राउंड की होती है। तो अगर वो बैकग्राउंड की चीजें मेरे इस वेरिएबल से रिलेटेड है, मेरे मतलब प्रोग्रामर के, तो जाहिर है वो चीजें मुझे पता होनी चाहिए। तो अगर बैकग्राउंड पे मेरे वेरिएबल के अगेंस्ट कोई साइज बन रहा है तो मुझे एक तरीका पता होना चाहिए कैसे कैसे इनको थ्रू C++ का सिंटेक्स इनको हम रिवील कर सकते हैं और कंसोल पे प्रिंट करवा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ना सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है एक वेरिएबल, जो कि बेसिकली एक मेमोरी लोकेशन होता है। अगर हमसे कोई पूछता है व्हाट इज वेरिएबल, तो वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन है जो किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वेरिएबल को, जो कि मेमोरी लोकेशन है, अगर हमने उसको एक्सेस करना होता है तो हम बाय नेम उसको एक्सेस करते हैं। लेकिन जब बैकग्राउंड पे एक वेरिएबल क्रिएट होता है, यानी कि जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो बैकग्राउंड पे उसकी जब मेमोरी असाइन होती है, तो तब उस वेरिएबल का नाम तो रख ही दिया जाता है जो कि प्रोग्रामर ने बताया होता है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है जो कि बैकग्राउंड पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, वो होता है इस वेरिएबल का एड्रेस। क्योंकि हर मेमोरी जो बैकग्राउंड में होती है ना, उसका कोई ना कोई एड्रेस होता है। रैम बेसिकली क्या है, रैम एड्रेसेस वाली कोई जगह है, तो उसके ऊपर मल्टीपल स्पेसेस पड़ी हुई हैं। अब हर स्पेस का कोई जगह है, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर मल्टीपल हमारे पास प्रॉपर्टी है, हर प्रॉपर्टी का एक यूनिक एड्रेस है। जैसे हम लोग के घर है, हम सबके घर जो है उनका एक यूनिक एड्रेस है, और दो घरों के एड्रेस कभी सेम नहीं हो सकते। और ये एक लॉजिकल पॉइंट है, क्योंकि अगर 2 या 3 घरों के एड्रेस सेम होने लग जाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्ट किस घर की बात की जा रही है। इस हर वेरिएबल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है, जो कि उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। तो एक वेरिएबल को एक्सेस करने का एक तरीका तो उसका नाम के जरिए हो सकता है, लेकिन कभी कभी हमें नाम जो है वो पता नहीं होता वेरिएबल का, वो कब आता है वो हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर में। तो उस केस में अगर मेरे पास वेरिएबल का नाम नहीं है तो मैं किस तरीके से उसको एक्सेस कर पाऊंगी, उसके एड्रेस के जरिए। ओके, जब एक मेमोरी बन जाएगी बैकग्राउंड पे, तो उसके साथ उसका नाम हो या ना हो, उसकी एक चीज जरूर जरूर बन जाएगी, वो उसका होगा एड्रेस। अच्छा, अब वेरिएबल का एड्रेस जो कि बैकग्राउंड की चीज है, यानी वेरिएबल जब बना होगा तो बैकग्राउंड पे उसकी मेमोरी बनी है, उसका एड्रेस बन गया होगा। अब वो बैकग्राउंड की चीज है, प्रोग्रामर को इस वक्त नहीं पता कि एग्जैक्ट ये इस वेरिएबल का एड्रेस क्या बना होगा रन टाइम पे जब ये एग्जीक्यूट होगा। तो लेकिन जाहिर है मेरा वेरिएबल है तो मुझे तो सब कुछ पता होना चाहिए अपने वेरिएबल का। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि जो मेरे वेरिएबल का मुझे एड्रेस बता सके? तो इसका जवाब है बिल्कुल है। वो किस तरीके से, अब हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो हमने देखा कि जो डाटा टाइप है ये तो फ्रंट फ्रंट की चीज है, यानी कि ये तो डेवलपर को पता ही होता है क्योंकि उसने खुद ही सेट किया होता है। इसके अलावा नाम की बात करूँ, नाम भी डेवलपर को पता होता है। अच्छा, डाटा चूंकि इस केस में डेवलपर ने खुद हार्ड कोड किया है, वैसे हम यूजर से भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन डाटा जो भी आता है ना वो बैकग्राउंड पे सेव होता है। तो अगर मैंने ये चेक करना है कि बैकग्राउंड पे ये मेरा 5 सेव हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, तो अगर मैंने वेरिएबल का डेटा यानी कंटेंट डिस्प्ले करना है तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, सी आउट। सी आउट का मतलब है कंसोल आउटपुट। ये एक फैंसी सा मैसेज दिखा देना, नंबर इज, जिस भी तरीके से आपने लेआउट बनाना है। और मैंने कह दिया कि अच्छा ऐसा करना कि वेरिएबल, इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है ना वो डिस्प्ले करवा देना, तो मैंने नाम लिख दिया। वेरिएबल का नाम बेसिकली उसके अंदर का कंटेंट होता है, एंड ऑफ लाइन। तो जैसे ही मैं इसको अब एग्जीक्यूट करूंगी तो मेरे पास जो है वो ये लाइन दिखनी चाहिए, और बैकग्राउंड पे अगर तो मुझे 5 दिखता है, इट मीन्स के वाकई में जो मैंने 5 सेव किया था वो बैकग्राउंड पे सेव हो गया होगा। और इसके अलावा ये सिस्टम पोज है जो कि सिर्फ स्क्रीन को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं। F5 प्रेस किया, एग्जीक्यूट किया, ठीक है। तो
अब मुझे उसने बता दिया कि बैकग्राउंड पे जो नंबर है दैट इज 5। मुझे बैकग्राउंड पे एक चीज जो कि डाटा होता है जो कि बैकग्राउंड पे सेव हो जाता है वो वाकई में सेव हुआ है या नहीं, ये चेक करने के लिए डेवलपर के पास एक पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन मौजूद है, जिसकी वजह से वो ये चेक कर सकता है कि वेरिएबल का कंटेंट वाकई में सेव हुआ है कि नहीं हुआ। अगली बात करते हैं वेरिएबल का साइज। हमने कहा था कि किसी भी वेरिएबल का साइज जो है वो डिपेंड करता है उसके टाइप के ऊपर। तो अगर मैंने देखना है एग्जैक्ट मेरा कितने साइज का या कितने बाइट्स का वेरिएबल का मेमोरी क्रिएट हुआ है बैकग्राउंड पे, वो जानने के लिए सी प्लस प्लस मुझे एक फंक्शन देता है जो कि बिल्ट इन फंक्शन है, जिसका नाम होता है साइज ऑफ का फंक्शन। साइज ऑफ के फंक्शन को आपने सिर्फ और सिर्फ क्या देना होता है, वेरिएबल का नेम देना होता है, नेम ऑफ वेरिएबल। तो जैसे ये फंक्शन चलता है ना, तो ये बेसिकली ना मुझे एक वैल्यू रिटर्न करता है। वो वैल्यू जो होती है ना, उसका जो यूनिट होता है वो होता है बाइट्स में। यानी साइज ऑफ का फंक्शन को अगर मैं ये वेरिएबल पास करूंगी तो हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो मैं उसे कह रही हूँ जो भी रिजल्ट्स आएंगे ना वो डिस्प्ले कर देना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा फैंसी मैसेज लिख देती हूँ कि मैं साइज ऑफ वेरिएबल डिस्प्ले करने लगी हूँ। और साइज ऑफ वेरिएबल कौन मुझे बताएगा, एक फंक्शन है जिसका नाम है साइज ऑफ। वेरिएबल पास कर दूंगी। ठीक है, जैसे कि इस केस में मुझे नम का एग्जैक्ट साइज मालूम करना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि साइज ऑफ का फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो इसका काम क्या है कि मेमोरी के अंदर नम कितने बाइट्स का बना है वो बाइट्स का आंसर बताना। तो अगर ये 4 बताता है तो इट मीन्स के 4 बाइट बने हैं, अगर ये 2 बताता है इट मीन्स के 2 बाइट बने, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसको एग्जीक्यूट करते हैं 5। तो हमने देखा उसने 4 रिटर्न किया। ठीक है, इट मीन्स कि मेरा ये जो करंट प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर जो इंटीजर है वो कितने साइज का बना हुआ है, एग्जैक्ट 4 बाइट्स का। इसके साथ यूनिट लिखा नहीं होता, लेकिन साइज ऑफ का फंक्शन हमेशा जो आंसर रिटर्न करता है वो बाइट्स में करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एड्रेस, जो कि बैकग्राउंड की चीज है। मेरे वेरिएबल का एड्रेस क्या हुआ होगा एग्जैक्ट, ये जानने के लिए कि अच्छा मेरा वेरिएबल का जो एड्रेस है वो एग्जैक्ट कौन सी वाली लोकेशन पे बना होगा, हालांकि वो तो बैकग्राउंड की चीज है, लेकिन एज अ प्रोग्रामर मेरे पास क्या ये फैसिलिटी है कि मैं उसका एड्रेस देख सकूं रन टाइम पे जब वो एक्चुअल में मेमोरी बन जाएगी। तो उसका जवाब है यस। वो जानने के लिए, एड्रेस मालूम करने के लिए हम उसे कहते हैं भाई कंसोल पे प्रिंट कर दे, पहले तो एक मैसेज दिखा दे, एड्रेस ऑफ वेरिएबल। अच्छा, अब एड्रेस मुझे कौन ला के देगा, एड्रेस एक ऑपरेटर है जिसको हम एम्परसन ऑपरेटर है, इसको हम एड्रेस ऑपरेटर भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, अगर मुझे वेरिएबल का एड्रेस मालूम करना है तो एड्रेस निकालने के लिए जो मेरे पास ऑपरेटर है दैट इज एड्रेस ऑपरेटर। इस साइन को हम एम्परसन का साइन कहते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देती हूँ, आगे जाके लिख देती हूँ कमेंट्स में ताकि साइन का नाम याद रहे। हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल का नाम और अगर मुझे उसका एड्रेस चाहिए तो मैं उससे पहले एम्परसन लगा देती हूँ। तो एम्परसन का मतलब ये होता है कि इस वेरिएबल का जो बैकग्राउंड पे एड्रेस, तब एड्रेस जब ये एग्जीक्यूट होगी फाइल और एक्चुअल में जब इसके अगेंस्ट मेमोरी क्रिएट होगी तो उस मेमोरी का क्या एड्रेस होगा, वो एड्रेस मुझे क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा। तो किसी भी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करने के लिए हम उसके शुरू में एड्रेस ऑपरेटर लगाते हैं, यानी कि एम्परसन का साइन लगाते हैं। और एड्रेस ऑपरेटर, इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका एड्रेस। एड्रेस के अंदर क्या क्या आ सकता है, एड्रेस का जो फॉर्मेट होता है दैट इज हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल से मुराद ही होता है कि एड्रेस वाला जो भी डाटा होगा ना उसके अंदर 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स आ सकते हैं। ठीक है, और A B C D E और F आ सकता है, बस डाटा सेट है। इन्हीं को मिला तला के वो क्या करता है, एड्रेस बनाता है। अब हम अगर दोबारा इसको ऑब्जर्व करें, अब जो एड्रेस आएगा ना वो फर्क आएगा, पहले कुछ और आया था अब कुछ और आएगा। और मेमोरी हमेशा रैंडमली बनती है।